प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा, उपागम या दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने व्यवहारवादी विचारधारा के प्रमुख लक्षण के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम उत्तर व्यवहारवाद को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद भी एक वैचारिक क्रांति है। यह व्यवहारवादी विचारधारा में एक सुधार आंदोलन है जिनमें व्यवहारवादी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। 1960 से पूर्व ही व्यवहारवाद के प्रबल समर्थक डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद पर प्रबल आक्षेप किया गया। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि उस शोध की कोई उपयोगिता नहीं है जो समाज और राज्य की समस्याओं का निदान ना कर सके। आप समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी विचारधारा का जो उद्भव हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, और वो इसलिए हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं, जो अध्ययन का जो क्षेत्र था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि परंपरावादी राजनीति विज्ञानियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार को माना विशेष रूप से, और राज्य सरकार के भी अनौपचारिक अध्ययन किए, जैसे कि उसमें संस्थाओं का अध्ययन, कानूनी अध्ययन, संरचनात्मक अध्ययन, जिसकी चर्चा पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने विस्तार से की हुई है। तो उस प्रकार के आदर्शात्मक और मूल्याश्रित जो अध्ययन थे, उनसे राजनीति विज्ञानियों ने कोई सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाए, और वो अध्ययन समाज में नित्य उत्पन्न होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं थीं, जो चुनौतियां थीं, उनको चिन्हित नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो लेकिन उसके बाद जब व्यवहारवादी विचारधारा आई तो उन्होंने अत्यधिक बल सिद्धांत निर्माण पर दे दिया। राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने के जुनून उन पर सवार हुआ, और इसलिए उन्होंने नई नई तकनीकों का प्रयोग, अध्ययन तकनीकों, पद्धतियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गणितीय पद्धति है, सांख्यिकीय पद्धति है, कंप्यूटर प्रणाली, इन सारी चीज़ों का इन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अन्य सामाजिक विज्ञानों का प्रयोग करते हुए, नवीन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, तथ्यों के संकलन करके और लोगों के व्यवहार का तथ्यात्मक अध्ययन करके, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करके हम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें जो सार्वभौमिक हों और जिससे हमारा विषय अधिक विज्ञान सम्मत हो जाए। लेकिन इस जुनून में व्यवहारवादी समाज की वास्तविकताओं से काफ़ी दूर चले गए। उनका उद्देश्य केवल शोध करके सिद्धांत निर्माण तक और विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने तक सीमित रहा। उनका इस बात पर बल नहीं था कि जो अध्ययन वो कर रहे हैं उसकी तत्कालीन सामाजिक प्रासंगिकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, समाज में और राज्य में जो नित्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे निकाला जाए, उन समस्याओं को चिन्हित कैसे किया जाए, इनसे दूर हो गया। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा का उद्भव हुआ, और ये विचारधारा व्यवहारवाद की विरोधी विचारधारा न होकर एक वैचारिक क्रांति थी, एक व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक सुधारात्मक प्रयास था। इसलिए कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि उस शोध की कोई उपयोगिता नहीं है जो समाज और राज्य की समस्याओं का यथा समय पर निदान ना कर सके। हम व्यवहारवाद को और समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है, जो व्यवहारवादी विचारधारा में नहीं था, क्योंकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण में तथ्यों पर बल था और मूल्य निरपेक्षता पर बल था, मूल्य सापेक्षता पर नहीं था। व्यवहारवादियों ने क्या किया, इन्होंने तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश किया है, दोनों में समन्वय स्थापित किया है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार शोध किसी भी पद्धति से क्यों ना किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। व्यवहारवादियों ने इस प्रासंगिकता का जो कसौटी का जो कंसेप्ट है, उन्होंने उसको ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने केवल तथ्यों और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, जिसके आधार पर वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। लेकिन उन्होंने प्रासंगिकता को दूर रख के समाज की वास्तविक जो समस्याएं हैं, उनके जो निदान हो सकते हैं संभावित, उनसे वो दूर हो गए। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद में सुधार करते हुए प्रासंगिकता का सिद्धांत और कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये दो चीज़ों को उन्होंने सामने रखा था। अब हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण क्या थे, उनकी बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला कारण था इसमें, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, जो आपने अभी सुनी। समाज
एवं व्यक्ति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है, क्योंकि व्यवहारवादी जो नेचुरल साइंसेज हैं उनके आधार पर तथ्यों का एकत्रित करना और निष्कर्ष निकालना। जैसे आप जानते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो नेचुरल साइंसेज हैं उनमें विविध सामग्रियाँ इकट्ठी की जाती हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मनुष्य के व्यवहार को आप कैसे इकट्ठा करोगे, उनको किस प्रकार तोलोगे, उनको किस प्रकार चिन्हित करोगे, ये उस उन पद्धतियों की तरह नहीं हो सकता है जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। तीसरा, इन्होंने जो इसके उद्भव का जो कारण था व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा का, वो था व्यवहारवाद द्वारा मूल्यों की उपेक्षा करना, जो अभी चर्चा की मैंने आपसे। और चौथा कारण रहा है व्यवहारवादियों द्वारा समकालीन विश्व की समस्याओं का समाधान ना खोज पाना। तो ये उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा के उद्भव के कारण थे। इन कारणों से विद्यार्थी ये कतई न समझें कि उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा व्यवहारवाद के प्रतिकूल थी, उसकी विरोधी विचारधारा थी। कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का प्रतिरोध है, व्यवहारवाद का विरोध है। ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की अध्ययन पद्धतियों में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करते हुए एक समन्वयवादी विचारधारा प्रस्तुत की है। एक प्रकार से उन्होंने व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए उसमें एडिशन किया है, जिससे कि हमारा विषय प्रासंगिक भी हो जाए, उपयोगी भी हो जाए। क्यों समाज, पॉलिटिकल साइंस एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान कहने से आशय है कि यह वह विज्ञान है जो समाज की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्या उनको चिन्हित करके उनके उचित निदान क्या हो सकते हैं उन पर मंथन किया जाता है। हाँ, ये मध्यम पद्धति वैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन ये उस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में की जा सकती है, क्योंकि इसमें अध्ययन का मूल जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है, मनुष्य का व्यवहार है। और व्यवहार को हम तौल नहीं सकते, व्यवहार को हम महसूस कर सकते हैं। अर्थात उस व्यवहार को हम महसूस करके हम कुछ निष्कर्ष निकालें, लेकिन वो निष्कर्ष समाज उपयोगी होने चाहिए, प्रासंगिकता की कसौटी पर खड़े होने चाहिए। इसलिए व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी उपागम एक प्रकार का व्यवहारवाद का सुधारवादी उपागम कह सकते हैं। कई बार कहा जाता है क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, अर्थात अगर ये व्यवहारवाद का विरोध कर रहा है या उसमें सुधार लाना चाह रहा है तो क्या ये परंपरावाद की ओर लौटना है क्या? तो ये विषय भी स्पष्ट होना जरूरी है। उत्तर व्यवहारवाद तथा परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक होते हुए भी मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न है। परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर व्यवहारवादी परंपरावाद की ओर कदम है, ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों का मूल उद्देश्य व्यवहारवाद की विचारधारा में जो कमियां थीं, जो समाज की समस्याओं को जो चिन्हित नहीं कर पा रहे थे, जो मूल्य सापेक्षता से वो दूर जा रहे थे, जो भावनाओं से दूर जा रहे थे, जो समाज की जो तत्कालीन समस्याओं को चिन्हित करना और उनका यथा समय पर निदान निकालना, उस विषय से दूर हो रहे थे, उसको दूर करने का प्रयास किया है। अर्थात इन्होंने एक समन्वय करने का प्रयास किया है। एक सुधारात्मक आंदोलन है, एक प्रतिक्रियात्मक या विरोधी आंदोलन ना होकर के ये व्यवहारवाद में सुधार करते हुए तत्कालीन समाज की समस्याओं को और उसकी समस्याओं को पहचान के और उनका क्या निदान हो सकता है इस पर जोर दिया। इसलिए कहा गया है कि शोधकर्ता जो वैज्ञानिक है वो स्वयं समस्याओं के क्षेत्र में जाकर के, समाज में जाकर के उनको महसूस करे और महसूस करने के बाद फिर उसके निष्कर्ष निकाले। तब जो सिद्धांतों का निर्माण होगा, जो अध्ययन सामने आएगा, वो अधिक सारगर्भित होगा। ये हो गया व्यवहारवादी विचारधारा परंपरावाद ना होकर के उसका सुधारात्मक विचारधारा है। अब उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण क्या हैं, इनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 आदर्शलाएँ बताई थी, उसी तरह से डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। पहला है प्रविधि से पूर्व सार, दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरा समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, चौथा मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पाँचवा बुद्धिजीवियों की भूमिका, छठवां कर्मनिष्ठ विज्ञान, सातवां व्यवसाय का राजनीतिकरण। अर्थात इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम उत्तर व्यवहारवाद को, उनकी विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं। मूल निष्कर्ष इसमें यही है कि उत्तर व्यवहारवाद
व्यवहारवादी अध्ययन पद्धतियों सब चीज़ को स्वीकार करते हुए भी उसमें ये एडिशन करते हैं कि अध्ययन मूल्यों से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के शोध क्षेत्र में जाकर के स्वयं तथ्यों को एकत्रित करे, उनको महसूस करे, उसके बाद निश्चित तौर पर वो किसी सार्थक समाधान पर पहुंचेगा। इसलिए कहा गया था कि विषय को तथ्य पूर्ण विज्ञान न बनाने करके इसको कर्मनिष्ठ अर्थात स्वयं शोधकर्ता स्वयं कर्म करे, स्वयं क्षेत्र में जाए, समस्याओं को देखे, महसूस करे और तब उन तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके एक समग्रता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए जो समस्याओं का समाधान कर सके। अब व्यवहारवाद बनाम उत्तर व्यवहारवाद एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। व्यवहारवादी तकनीकों को तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित समन्वय किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध के समर्थक हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना ठीक होगा। आशा है आपको उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा या उपागम से संबंधित जानकारी स्पष्ट हुई होगी। धन्यवाद।